दोस्तों, अगर आज कोई आपसे कहे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो शायद आप भी मान जाएंगे। लेकिन अगर उसी समय कोई ये कहे कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग पहले की तरह लगातार जारी है, तो मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। और अब इसी बीच एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान संकट के बीच कुछ घटनाओं को देखकर ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या ये सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग है या फिर कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं भारत अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की किसी रणनीति में मदद तो नहीं कर रहा? आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर आई नई रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। साल 2026 में भारत ने अपने स्टॉकपाइल में कितनी बढ़ोतरी की है? पाकिस्तान कहां खड़ा है? फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया जिसने कई रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है? और इजराइल ईरान तनाव को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कौन सी नई एडवाइजरी जारी की है? काफी सारी महत्वपूर्ण और दिलचस्प अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे दोनों चैनल नवदृष्टि और नवदृष्टि 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम दोनों चैनलों पर अलग अलग कवर करते हैं। ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो, दोनों चैनलों से जरूर जुड़िए। आपकी सुविधा के लिए हमने दोनों चैनलों के लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं। खैर चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका से जुड़ी एक ऐसी डेवलपमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा छेड़ दी है। दरअसल कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि सवाल उठना भी लाजमी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल को लेकर तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका का ये सैन्य विमान भारत में दिखाई देता है। ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ एक रूटीन विजिट है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण भी है? क्या ये किसी डिफेंस से जुड़ी डिलीवरी के लिए आया है? क्या ये किसी लॉजिस्टिक मिशन का हिस्सा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ट्रांजिट स्टॉप हो और इसके पीछे कोई असाधारण बात ही ना हो? फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक ना भारत सरकार की तरफ से और ना ही अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। यही वजह है कि अटकलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को कई बार फ्रेंडली देशों के एयरपोर्ट्स पर लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्रू रेस्ट, डिप्लोमेटिक ट्रांजिट, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन या ह्यूमैनिटेरियन मिशन के दौरान भी रोका जाता है। यानी केवल किसी सैन्य विमान का दिखाई देना अपने आप में किसी बड़े ऑपरेशन का सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी जिस समय ये विमान भारत पहुंचा है, उसने लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है। अगर आने वाले समय में भारत या अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक सामान्य ट्रांजिट स्टॉप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक वजह हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट एक ऐसे फैसले से जुड़ी है जिसे देखकर काफी लोग हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही दिमाग में फाइटर जेट्स, सैन्य ऑपरेशन या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मिशन आते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। न्यूज निकल कर आ रही है कि 21 जून को होने वाली नीट री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों को देश भर में सुरक्षित पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स इन प्रश्न पत्रों को देश की 18 अलग अलग लोकेशंस तक पहुंचाएगी। यानी शुरुआत का सबसे संवेदनशील चरण एयरफोर्स की निगरानी में पूरा होगा। हालांकि इसके बाद एयरफोर्स की भूमिका खत्म हो जाएगी। कई लोगों के मन में ये गलतफहमी हो सकती है कि शायद इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी सीधे एग्जाम सेंटर्स तक पेपर पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 18 लोकेशंस तक पेपर्स पहुंचने के बाद आगे की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन संभालेगा। वहीं से एक अलग सिक्योरिटी नेटवर्क के जरिए प्रश्न पत्र संबंधित एग्जाम सेंटर्स तक पहुँचाए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जिस तरह के विवाद और सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद प्रशासन इस बार किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि प्रश्न पत्रों के शुरुआती ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरफोर्स जैसी संस्था को शामिल किया गया है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या इतने
इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में सुरक्षा को देखते हुए एयरफोर्स की मदद लेना सही फैसला है या फिर सेना को इस तरह की व्यवस्थाओं से दूर ही रखा जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट न्यूक्लियर हथियारों को लेकर है और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने दुनिया की सुरक्षा तस्वीर को लेकर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ताजा रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बता रही कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बल्कि ये भी दिखा रही है कि कौन सा देश तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, कौन पीछे हट रहा है और किस दिशा में दुनिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में से एक सिप्री ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के साथ एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है। सिप्री का कहना है कि दुनिया धीरे धीरे एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रही है, यानी बड़ी ताकतें फिर से अपने परमाणु भंडार को लेकर ज्यादा सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर आज भी रूस मौजूद है। रूस के पास इस समय लगभग 5420 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले रूस की संख्या थोड़ी कम हुई है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रूस ने अपनी ताकत कम कर दी है। असल वजह ये है कि कई पुराने वॉरहेड्स को रिटायर किया जाता है और उनकी जगह नई पीढ़ी के सिस्टम तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि कुल संख्या कभी कभी कम दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के पास भी 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और रूस की तरह अमेरिका में भी कुल संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रूस और अमेरिका मिलकर आज भी दुनिया के 85% से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करते हैं, यानी बाकी पूरी दुनिया एक तरफ और ये दोनों देश एक तरफ। तीसरे नंबर पर चीन है। चीन ने पिछले एक साल में अपने स्टॉकपाइल में बढ़ोतरी की है और उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या अब 620 तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज चीन नहीं बल्कि फ्रांस ने दिया है, क्योंकि इस साल सबसे आक्रामक विस्तार फ्रांस ने किया है। पिछले साल जहां फ्रांस के पास लगभग 290 वॉरहेड्स थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 370 तक पहुंच गई है, यानी सिर्फ एक साल में लगभग 80 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स। पूरी सूची में किसी भी दूसरे देश ने इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं की। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फ्रांस को इतनी तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा चिंताएं और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता को लेकर अनिश्चितता इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। फ्रांस के बाद यूनाइटेड किंगडम आता है। ब्रिटेन के आंकड़े लगभग स्थिर बने हुए हैं और वहाँ कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं भारत की। सिप्री के मुताबिक भारत ने भी पिछले एक साल में अपने परमाणु स्टॉकपाइल में बढ़ोतरी की है। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 180 से बढ़कर 190 हो गई है, यानी भारत ने 10 नए वॉरहेड्स अपनी क्षमता में जोड़े हैं। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पिछले साल की तुलना में वहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। इजराइल की संख्या भी लगभग स्थिर बनी हुई है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी अपने स्टॉकपाइल में बढ़ोतरी की है और उसके वॉरहेड्स की संख्या 60 तक पहुँच गई है। कुल मिलाकर इस साल 4 देशों ने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाई है: चीन, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया। जबकि अमेरिका और रूस की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है और ब्रिटेन, पाकिस्तान तथा इजराइल के आंकड़े लगभग स्थिर रहे हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्या भारत को अपनी न्यूक्लियर क्षमता इसी गति से बढ़ानी चाहिए या फिर वर्तमान संख्या भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए पर्याप्त? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट ईरान और इजराइल वॉर को लेकर है। दोस्तों, कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम होगा, लेकिन अब हालात फिर से उल्टी दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान और इजराइल ने एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और दिलचस्प बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद भी दोनों पक्ष फिलहाल अपने हमले रोकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब दोनों देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों ने भी नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए ईरान और इजराइल की सभी गैर जरूरी यात्राओं को फिलहाल टाल दिया जाए और इन देशों की यात्रा करने से बचा जाए। वहीं जो भारतीय इस समय ईरान या इजराइल में मौजूद हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किए जा रहे सभी निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करें। इसके अलावा लोगों से कहा गया है कि अपने घर, ऑफिस या रहने की जगह के आसपास मौजूद शेल्टर्स और सुरक्षित क्षेत्रों की जानकारी पहले से रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां पहुंच सकें, इसकी तैयारी भी रखें। एम्बेसी ने ये भी कहा है कि स्थानीय समाचार, सरकारी घोषणाओं और इमरजेंसी अलर्ट्स पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हालात तेजी से बदल सकते हैं। अगर किसी भी भारतीय
भारतीय नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी या इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है तो वो भारतीय दूतावास की 24x7 हेल्पलाइन के जरिए मदद ले सकता है। दूतावासों की तरफ से ये भी कहा गया है कि हालात को देखते हुए आगे भी जरूरत पड़ने पर नई एडवाइजरी और अतिरिक्त अपडेट्स जारी की जाती रहेंगी। इसलिए वहां मौजूद भारतीय नागरिक लगातार एम्बेसी की आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखें। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने एक अलग बयान जारी करते हुए ईरान और इजराइल के बीच दोबारा शुरू हुए हमलों पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से अपील की है कि हालात को और ज्यादा बिगाड़ने के बजाय बातचीत और कूटनीतिक रास्तों के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाए। यानी एक बार फिर भारत ने वही रुख दोहराया है जो वो ऐसे संघर्षों के दौरान हमेशा अपनाता आया है। तनाव कम हो, बातचीत आगे बढ़े और हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। बाकी दोस्तों, इन सारी खबरों पर आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।